हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इरेडा स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, आज के दिन इरेडा शेयर में हमें काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिली है, अप्रोक्सीमेटली 10% की तेजी के पीछे रीजंस की जहां तक की बात करें तो देखो भाई साहब, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी शेयर में तेजी आई है इस प्रकार की। ऐसा नहीं है। आज के दिन पूरे बाजार में ही बढ़िया तेजी बनी हुई थी। देखो, यहाँ पे अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो देखो भाई साहब, जो हमारी सबसे मेन इंडेक्स है निफ्टी 50 इंडेक्स, यहाँ पर देखो 1.25% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। नेक्स्ट 50 यहाँ पर तकरीबन 1.25% की तेजी है। फिर निफ्टी बैंक देखो 2.2% की तेजी रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो तकरीबन 2% की तेजी यहाँ पर भी रही है। मिड कैप 50 1.36% की तेजी। फिर यहाँ पर देखो निफ्टी 100, निफ्टी 200, फिर मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, सभी इंडाइसेज में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आज के दिन पूरे बाजार में ही बढ़िया तेजी थी। अगर हम सेक्टोरल वाइज बात करें तो देख सकते हो सभी सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एंड स्पेशली अगर यहाँ पर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सेक्टर एंड बैंकिंग के सेक्टर, तो इनमें हमें काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। ठीक है, तो यहां पर देखो सेक्टोरल वाइज जहां तक की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक्स ये जो है बढ़िया तेजी दिखलाए आज के दिन। तो इरेडा क्या है, इरेडा भी फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करती है, तो यहां पर भी उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला। अब देखो पूरे बाजार में ही बढ़िया तेजी बनी हुई है, एफआईआई की वापसी देखने को मिल रही है। चलो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं कंफर्म तरीके से कह सकते हैं कि अब बाजार जो है ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच करने वाला है। जी नहीं, अभी देखो टैरिफ से रिलेटेड थोड़ी सी इस प्रकार की खबरें चल रही है कि रिलीफ मिल सकता है थोड़ा सा ट्रंप की तरफ से, लेकिन भाई साहब ऐसा ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये हो ही जाए। आगे चलकर अगर ट्रंप महोदय का दिमाग खराब होता है तो हो सके तो और भी ज्यादा टैरिफ्स वगैरह लगाने लगे, तो फिर बाजार उसी प्रकार से धाराशायी भी हो सकती है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखकर चलना है। साथ ही साथ अभी देखो कंपनीज के नंबर्स आने शुरू होंगे Q4 के, FY25 के। तो अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं तो उसके वजह से भी बाजार के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तेजी को देखकर ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाओ और हाई के लेवल्स पर बाइंग करने लगो। तो इन चीजों को समझकर ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, बाकी देखो आपको मैं कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं। अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो फिर आपको अपनी भी स्टडी, अपनी भी एनालिसिस करनी जरूरी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। अब देखो दोस्तों, यहां पर कुछ दिनों पहले की एक खबर है, ठीक है, जिसमें यहां पर कही जा रही है, ये इरेडा से रिलेटेड खबर है, ध्यान में रखना। ठीक है, वित्त वर्ष 25 से 26 के लिए उधार लेने की योजना पर विचार करने के लिए इरेडा का बोर्ड कल यानी कि 25 मार्च को बैठक करने वाला है। पिछले हफ्ते ही कंपनी ने चालू वित्त वर्ष यानी कि FY25 के लिए अपनी उधारी सीमा 24,200 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 29,200 करोड़ रुपए कर दिए। ठीक है, तो कल का दिन अहम है। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। यहां पर किस चीज के लिए, FY25 to 26 के लिए उधार लेने की योजना पर विचार करने के लिए। ठीक है, एंड यहां पर देखो क्या चीजें कही जा रही है कि पिछले हफ्ते ही कंपनी ने चालू वित्त वर्ष जो हमारा FY25 चल रहा है, ये मार्च में एंड हो जाएगा 31 मार्च को, तो चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी उधारी सीमा जो है ये 24,200 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 29,200 करोड़ रुपए कर दी है। अब चलो यहां पर थोड़ा सा हम वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 45,679 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 29.8 की, इंडस्ट्री पी 20.4 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टॉक का पी ज्यादा है।
पीजी रेशियो 0.88 का है, तो चलो ठीक है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हम इसे नहीं कहेंगे और ना ही बहुत ज्यादा चीप कहेंगे, चलो ओके ओके हम इसे मानकर चल सकते हैं। बाकी यहाँ पर आरओसी 9.3%, आरओई 17.3%, डेप्ट है 54,639 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये 5.85 की है। अब देखो दोस्तों डेप्ट जो है ये ज्यादा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप से भी ज्यादा कंपनी के ऊपर डेप्ट यानी कि कर्जे हैं। क्या हम इसे बहुत ही ज्यादा निगेटिव तरीके से देखेंगे? देखो जनरली किसी कंपनी के अंदर डेप्ट ज्यादा होते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है, तो उसे निगेटिव तौर पे देखा जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाले कंपनीज होते हैं उनके अंदर जो मेन काम होता है वो पैसों का ही होता है। जो बैंक्स या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज वाले कंपनीज होते हैं वो लोन्स देने का काम करते हैं, लोन्स देने के लिए इनके पास खुद से पैसे तो होने चाहिए, तो उसके लिए ये जो कंपनीज होते हैं ये दूसरे जगह से पैसे उठाते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, ठीक है, कम इंटरेस्ट पर, एंड फिर दूसरों को लोन्स देते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट पर, ठीक है, और बीच में जो मार्जिन होता है वो इनका प्रॉफिट हो जाता है। तो बेसिकली इनका बिजनेस ही है भाई साहब पैसे का, तो इस वजह से इनको कर्ज लेने पड़ते हैं ताकि दूसरों को ये कर्ज दे सके। तो इस वजह से इनके ऊपर जनरली डेप्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है इस प्रकार के कंपनीज में, तो ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बातें होती हैं ऐसे कंपनीज के अंदर। बाकी फ्री कैश फ्लो देखो ये माइनस में -11,123 करोड़। दोस्तों फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। बात करें यहाँ पे अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो देखो भाई साहब बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है, डबल डिजिट्स में और बढ़िया परसेंटेज में, ठीक है। एंड देखो कंपनी जो है ये बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर भी बढ़िया है, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको ये जो कंपनी है ये फाइनेंस करने का काम करती है, ठीक है। तो रिन्यूएबल सेक्टर जो है ये एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, फ्यूचर में जिस प्रकार से ये सेक्टर ग्रो करेगी उसी हिसाब से डिमांड्स जो है लोन्स की ये बढ़ेगी और वो लोन्स की जो पूर्ति है वो इरेडा करेगा, तो ऐसे में इरेडा को बेनिफिट्स मिलेंगे आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इनका जो लोन बुक है ये भी काफी बेहतरीन है, स्ट्रांग है, जो कि हमें फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बेहतरीन विजिबिलिटी देता है, ठीक है। अभी देखो पिछले कुछ समय से इस शेयर में बहुत ही भयंकर गिरावटें हुई थी और एक चैनल यहां पर बनते हुए देखने को मिला है डाउन साइड की, और स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के लेवल से 50% से भी ज्यादा करेक्ट हो गया था। यहां पर एक देखो एक मिनट, ये जो ट्रेंड लाइन है इसे सपोर्ट लिया था प्राइस ने एंड यहां से अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। सपोर्ट के लेवल पर अगर किसी ने एंट्री लिया होगा तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे उनको शॉर्ट टर्म में। 20% से भी ज्यादा की गेन्स यहां पर मिले हैं इन्वेस्टर्स को अगर वो अभी तक होल्ड करे होंगे तो, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर तेजी आती है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। इस रेजिस्टेंस से अगर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो फिर से स्टॉक जो है गिरकर ये ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है और यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अभी देखो आज जो तकरीबन 10% की तेजी आई है इसका मतलब हम ये नहीं कंफर्म तरीके से कह सकते कि भाई साहब अब यहाँ पर बुल रन शुरू हो चुकी है। ट्रेंड यहाँ पर देखोगे तो डाउन साइड की ही देखने को मिल रही है, अभी भी ट्रेंड को हम चेंज कब मानकर चल सकते हैं, जब यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिले। एक मिनट फिर से ड्रॉ करके मैं शो करना चाहूंगा, जब इसे ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर थोड़ी सी हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि शायद से अब यहां पर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकती है। अब यहां पर जो है ये ट्रेंड चेंज हो रही है, ये हम फिर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अभी जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अभी यहां पर ये ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाली है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखकर चलना। अभी जो है ये डाउन साइड की ट्रेंड ही बनी हुई है और अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 45% की करेक्शन पर स्टॉक है। बाकी देखो लॉन्ग टर्म के लिए जैसा कि हमने बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है। अब देखो चूंकि Q4 के नंबर्स आने बाकी है अभी, एंड साथ ही साथ यहाँ पर 2 अप्रैल की जो न्यूज है वो भी चल रही है, ट्रंप के द्वारा कुछ खबरें आ सकती हैं टैरिफ को लेकर।
तो इन चीजों की कंफर्मेशन के बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी देखो, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि भाई साहब ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करता है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करता है कि जब कुछ इस प्रकार से इवेंट्स होते हैं तो थोड़ा सा इवेंट का वेट करके चलते हैं, कैसी चीजें होती हैं आगे चलकर उसी चीज के अनुसार वो अपनी इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी ये कुछ दो बड़े इवेंट्स हैं, इनका वेट करके चलना ज्यादा बेहतर हो सकता है। फिर एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाती है और उस हिसाब से एंट्री लिया जाता है तो कुछ ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। बाकी देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी बातों को सुनकर ही चलो। अगर आपको अपने स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार अभी भी इन्वेस्टमेंट करना ठीक लगता है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के अनुसार अभी भी इन्वेस्टमेंट करना सही है, तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।